अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। एमडीकेट का यूनिट नंबर 2 है। इसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हमारे पास वर्क की डेफिनेशन देखेंगे, उसका फार्मूला, ग्राफ, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है उसका फार्मूला, उसके डिफरेंट रिलेशंस, फिर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पावर, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन करते हैं। वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है। ये फोर्स किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसके दो कंपोनेंट है, एक एफ एक्स एक एफ वाई को हम इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो एफ वाई कंपोनेंट है इसको वेट बैलेंस कर रहा है, तो इस पर जो वर्क हो रहा है वो एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। तो इस वजह से डब्ल्यू को हम लिखते हैं एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। यानी फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट बनाए, वर्क करने में जो रोल है वो कॉज कंपोनेंट का है, इस वजह से हम इसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, ये फोर्स लग रही है, हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बना सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डी के दो कंपोनेंट बनेंगे, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा। तो वर्क हमारा क्या होगा, या फोर्स के कंपोनेंट बनाएंगे तो वो लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर इस डायग्राम को देखें, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट बनाएं तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जब वर्क का फार्मूला लिखें वो इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा हो। मसलन मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट पे। ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं दिया हुआ, ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, जहाँ पे थीटा 90 लाई करे वो कॉस थीटा होता है। ये वाली साइड जो है ये एफ साइन थीटा होगी। हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम वर्क को लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, यानी साइन थीटा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट के वो कंपोनेंट हमने लेना है फोर्स का जो कि डिस्प्लेसमेंट के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह से हमने, ज़रूरी नहीं होता कि हमने वर्क जो लिखना है वो कॉस थीटा की फॉर्म के अंदर हो, वर्क जो है वो साइन थीटा की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम इसकी डिपेंडेंस देखें तो डिपेंडेंस तीन चीज़ों के ऊपर है, फोर्स के ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है और एंगल के ऊपर है। इन तीन चीज़ों पे वर्क जो है वो डिपेंड करता है। तो ये साइन थीटा की फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं। वो एमसीक्यूज़ क्या है, ये एमसीक्यूज़ है, इसमें क्या कह रहे हैं कि 80 न्यूटन क्रेट है, स्लाइड्स कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर डाउनवर्ड। ये क्रेट है, ये 5 मीटर का फासला डाउनवर्ड तय करता है एक रफ सरफेस के ऊपर। ये एक सरफेस है, यहाँ पे 5 मीटर का फासला तय करता है। मेक एन एंगल 30 विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है ये हॉरिजेंटल है, उसके साथ इसका एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 30। अब वो ये कह रहा है कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से हमने वर्क कैलकुलेट करना है। ये ग्रेविटी की फोर्स है, इसकी वजह से हमने वर्क कैलकुलेट करना है। उसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये है क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है एक रफ सरफेस के ऊपर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बनाए, एक ये वाला कंपोनेंट बनाया डी साइन थीटा, एक ये वाला कंपोनेंट बना डी कॉस थीटा। हमने देखना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली, हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल होगा, वो वाला कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा। एफ़ की वैल्यू 80 है, फोर्स 80 लग रही है, उसने ऊपर बताया हुआ है। डी 5 मीटर उसने फासला तय किया, यहाँ पे साइन 30 लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, आंसर 200 जूल आ जाएगा। ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। यानी इस एग्जांपल से हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि वर्क डन का फार्मूला हमेशा एफ डी कॉस थीटा की फॉर्म में नहीं हो सकता। हमने ये देखना होता है कि फोर्स के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना है, चाहे वो डी कॉस थीटा या डी साइन थीटा। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करना था, तो फोर्स के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये एक स्लाइड कर रहा है इस पर क्रेट,
डी के 2 कंपोनेंट बनाए थे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क कैलकुलेट करना था, तो उसके पैरेलल जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो डी साइन थीटा बनता था, तो वो हमने पुट किया, तो इस वजह से हमारे पास 200 जूल आंसर आया। तो ये बात हमने याद रखनी है कि वर्क डन जो है वो हमेशा इन दी फॉर्म ऑफ कॉस थीटा उसका फार्मूला होना उसका ज़रूरी नहीं है। वर्क डन का फार्मूला इन दी फॉर्म ऑफ साइन थीटा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हमने माइंड में रखनी है वो है यूनिट्स। यूनिट वर्क का जो हम यूज़ करते हैं वो जूल है। जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। एर्ग CGS सिस्टम में इसका यूनिट एर्ग है। 1 एर्ग जो है 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। फिर 1 जूल जो है वो 10⁻7 एर्ग के इक्वल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका यूनिट है, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, ये रिलेशन आता है। किलोवाट आवर अगर हम देखें 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। 10⁻6 की जगह पे 10⁻6 की जगह पे हम मेगा जूल लिख सकते हैं। इस तरह मेगा वाट आवर, ये मेगा आ गया, किलो था, किलो वाट आवर 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। मेगा वाट आवर 3.6 × 10⁻9 जूल के इक्वल होता है। ये बात हमने माइंड में रखनी है। मेगा है तो मतलब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, मेगा की जगह पे हमने इसे कन्वर्ट करना है 1 मेगा वाट आवर को, और की जगह 3600 सेकेंड आ जाएंगे। मेगा की जगह हम लगाएंगे 10⁻6, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻9 जूल। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर अगर इसके मज़ीद यूनिट्स की हम बात करें और जो यूनिट इसके यूज़ होते हैं, इसका वर्क का सबसे जो बड़ा यूनिट है वो किलोवाट आवर है। उसके बाद इसका यूनिट आता है कैलोरी, उसके बाद जूल है, उसके बाद एर्ग है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है, ये रिलेशन है। 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है, और 1 जूल 10⁻7 एर्ग के इक्वल है। एर्ग CGS सिस्टम के अंदर यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल है। फिर ये MCQs हम देखते हैं कि वो ये कह रहा है कि एट वट एंगल वर्क इज़ 86% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। देखो W = FD साइन थीटा है। FD वर्क की मैक्सिमम वैल्यू है, और वो थीटा = अगर हम 0 पुट करें वर्क की मैक्सिमम, यानी इस मैक्सिमम की फॉर्म के अंदर हमने फार्मूला बना दिया। W = FD की जगह W मैक्सिमम × cos थीटा। हमने कहा कि कब वर्क 86% है मैक्सिमम वैल्यू का। देखो cos 30 जो है उसकी वैल्यू आती है 0.866, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 86% आता है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो मैक्सिमम का आंसर कितना आएगा, 86% आएगा, 86% आएगा। इट मीन्स 30 डिग्री अगर एंगल होगा तो वर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 86% होगा। अगर 45 एंगल होगा, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, तो वर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 70% होगा। अगर 60 एंगल होगा तो वर्क अपनी वैल्यू का 50% होगा। तो ये चीज़ें इसमें से इस तरह किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एंगल पे वर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 86% हो सकता है, 70% हो सकता है, 50% हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 30, 45 और 60 डिग्री, ठीक है। फिर ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे है? अगर ऑब्जेक्ट की मोशन अपवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, एंगल कितना बनता है 180। तो 180 जब एंगल होगा हमारे पास वर्क का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है। देखें, वर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा? अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, वर्क पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। वर्क नेगेटिव होगा, थीटा लेस और इक्वल टू 180 है, ग्रेटर देन 90 है। कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा और उसे नेगेटिव मैक्सिमम वर्क कहेंगे। मसलन एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, उस पर फोर्स अपोजिट साइड पे लगती है, एंगल 180 बनेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग, मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ कर रहा होता है, अपोजिंग फोर्स उस पर लग रही होती है, तो फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 बनता है।
फिर वर्क ज़ीरो कब होगा, जब एंगल 90 और 270 हो। इसकी मिसाल क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में जो फोर्स लगती है वो सेंटीमीटर फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग द टेंजेंट है, तो वर्क डन इन द सर्कल इज़ ज़ीरो। तो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड में भी वर्क डन ज़ीरो होता है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स विच बैंड द चार्ज पार्टिकल इन द सर्कुलर पाथ, और सर्कल में मूव करते हुए वर्क डन ज़ीरो होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से भी वर्क डन ज़ीरो होता है। फिर ये कुछ फोर्सेस वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से भी नेगेटिव होता है। ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। फिर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? वर्क डन जिस पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो, जैसे ग्रेविटी की फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, इलास्टिक फोर्स हो गई। नॉन कंजर्वेटिव हमारे पास आ जाती हैं फ्रिक्शन की, एयर रेजिस्टेंस की, टेंशन की, propulsion ऑफ रॉकेट। ये कुछ बातें आपने रखनी है माइंड में। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो वर्क डन ड्यू टू स्टैक 4 ब्रिक्स वन ऑन द अदर। 4 ब्रिक्स हैं, उन ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। उन्हें रखने के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। देखें 4 ब्रिक्स हैं, एक ब्रिक है, उस पहली ब्रिक को रखने के लिए वर्क डन ज़ीरो होगा, दूसरी h हाइट पे होगी, इस तरह तीसरी, और इसी तरह कौन सी यूनिट होगी? चौथी। पहली के लिए वर्क हम लिखें अगर, तो टोटल वर्क के लिए W1 वो होगा ज़ीरो, क्योंकि पहली तो पड़ी हुई है ग्राउंड लेवल पे। दूसरी जो है उसके लिए लिखेंगे mgh। तीसरी के लिए, तीसरी ये है, इसकी हाइट इतनी है, 2h के इक्वल है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2mgh। इसी तरह तीसरी के लिए हम लिखेंगे, पहली के लिए ज़ीरो था, दूसरी के लिए mgh, तीसरी के लिए 2mgh, और चौथी के लिए 3mgh, क्योंकि चौथी ब्रिक जो है उसकी हाइट ये है 3h के इक्वल है। तो इन सब को सॉल्व करें, 3 और 2 5 और 1 6, तो W टोटल जो है वो हमारे पास कितना निकल आता है? 6mgh। मगर इसमें मसला ये है कि अगर वो हमें ज़्यादा ब्रिक्स के बारे में पूछ लेता है तो कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं होता। उसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है n × n-1/2mgh। अब देखो हमारे पास कितनी ब्रिक्स थी? 4। n हमारे पास उसका जितनी भी ब्रिक्स उसने दी होंगी उसका नंबर होगा। अब हमारे पास ब्रिक्स थी 4, तो n की जगह 4 पुट करते हैं। 4 × 4 - 1 / 2mgh। ठीक है, 4 में से 1 गए 3, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 3 2 6mgh आंसर आ गया। तो n की जगह जितनी भी ब्रिक्स हों वो n की जगह वैल्यू पुट करनी है, और ये फार्मूला यूज़ करना है W ब्रिक्स के लिए, n × n-1/2mgh। ये फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। वर्क डन ड्यू टू ब्रिक्स के लिए n × n-1/2mgh, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। फिर अगर हम ग्राफ्स की बात करें वर्क डन के, लेट्स सपोज ग्राफ तब हमने डिस्कस करना है जब एक तो फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। एरिया अंडर द ग्राफ, 2 चीज़ें हमने देखनी होती हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें वर्क के बारे में बताता है। इसकी स्लोप अगर देखें, स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, F/d आता है, जो कि न्यूटन पर मीटर है, और न्यूटन पर मीटर की इसकी वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट की, और दूसरी ये वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन की वैल्यू Bf/x होती है, उसके यूनिट न्यूटन पर मीटर होते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होते हैं। यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की स्लोप हमें न्यूटन पर मीटर देती है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के भी इक्वल होता है और सरफेस टेंशन के भी इक्वल होता है। और एरिया अंडर द ग्राफ हमें वर्क डन के बारे में बताता है। फिर इसी तरह जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल ना हो, यहाँ पे तो हमने कहा था ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? पैरेलल है। कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती हैं जिनमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल नहीं होते, तो उस केस में हमने फोर्स का, यहाँ पे तो हमने लिया था F, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है F और D के दरमियान वर्क कैलकुलेट करने के लिए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है तो उस केस में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है F cos θ और D के दरमियान। फोर्स का कंपोनेंट हमने लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो याद रखोगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ग्राफ ड्रॉ करना है
एफ़ कॉस थीटा और डी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ़ और डी के दरमियान नहीं करना। उसके बाद एरिया अंडर द ग्राफ ऑलरेडी हमने देख लिया, वर्क डन के बारे में बताता है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ़ कॉस थीटा और डी के दरमियान। ये बात भी माइंड में रखनी है, जब पैरेलल ना हो और फोर्स वेरिएबल हो तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ़ कॉस थीटा और डी के दरमियान। फिर यहाँ पे कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या हैं? क्वेश्चन ये है कि वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है। ये फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट 5 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 आ जाएगा। ये ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, फोर्स नेगेटिव है, -50 आ जाएगा इसका आंसर। ये 10 है और 10 से 15 डिस्प्लेसमेंट 5 है तो इसका आंसर +50। इनको सॉल्व करें, ये -50 और +50 कैंसिल, आंसर 50 आ जाएगा। इसी तरह अगर ये वाली डायग्राम है, इसमें एक का आंसर +50 आता है, एक का -50, ओवरऑल इसका वर्क डन की वैल्यू जो है वो क्या निकलती है? 0 निकलती है। तो ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी बातें जो है वो हमारी वर्क से रिलेटेड थी। अब वर्क से रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs भी हम देख सकते हैं। कुछ बातें मज़ीद हमने वर्क से रिलेटेड जो है वो माइंड के अंदर रखनी है। वो बातें क्या हैं? अब बाद दफ़ा वर्क दिया होगा, वो क्वेश्चन के अंदर ये कह सकता है कि आप वर्क कैलकुलेट करो, मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, फिर आपने वर्क की वैल्यूज़ जो हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ बातें वर्क की कैलकुलेशन के लिए हमने माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। मसलन वर्क से रिलेटेड मैं और ये कुछ बात कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वर्क डन जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मसलन ये 3 डिफरेंट पाथ हमने लिए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है। अब इसी तरह ये एक MCQ देख लेते हैं कि हमने 1 पॉइंट से 2 पे जाना है, 3 डिफरेंट रास्ते हैं, तो वर्क डन A से, वर्क डन B पे और वर्क डन C पे जाने का 0 होगा। फिर अगर कोई क्लोज़ पाथ लें, क्लोज़ पाथ के लिए वर्क डन जो है वो क्लोज़ पाथ के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो ये बातें याद रखनी है कि कंजर्वेटिव फील्ड हो या जिस तरह ग्रेविटी की फील्ड है, वर्क डन एक तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता और क्लोज़ पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 0 होती है। फिर इसी तरह वर्क डन से रिलेटेड एक और हम एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल में वो ये कह रहा है, एक MCQs हम देखते हैं। MCQs के अंदर क्या कह रहा है? MCQs में कह रहा है कि एक फोर्स है वो 5 न्यूटन की है, वो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर चाहिए, हमें 5 न्यूटन फोर्स चाहिए टू मेंटेन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर अ ब्लॉक ऑफ 10 kg मास। एक ब्लॉक का मास 10 kg है, उसे स्लाइड करते रहना है एक रफ सरफेस पे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। 5 न्यूटन की फोर्स हमें चाहिए। तो वर्क डन कितना होगा जब उसे हम कितना मूव करेंगे? 1 मिनट। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर ये जो फोर्स है वो कितना वर्क करेगी, ये हमने बताना है। देखो, वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम S = VAT + 1/2 AT² का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस केस में A 0 है। A 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो वो कह रहा है मेंटेन अ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमेशा कितनी रहनी है? 2 मीटर पर सेकेंड हमने मेंटेन रखनी है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। S की जगह पे लिखेंगे D, VI 2 रखना हमने, टाइम 1 मिनट उसने दिया हुआ है, वो 60 आ जाएगा सेकेंड, 60 × 2 120, D की वैल्यू 120 आ जाएगी। D की वैल्यू 120 यहाँ पे पुट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बात हमने माइंड में रखनी है। फिर ये साथ ही ये चीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 1 मेगावाट आवर जो है वो किसके इक्वल है। तो याद रखना है 1 मेगावाट आवर जो है वो 3.6 × 10⁹ जूल के इक्वल है। तो ये बात हमने माइंड के अंदर रखनी है। उसके बाद हमने बेसिकली डिस्कस जो करना है वो हमने डिस्कस करना है एनर्जी के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस करना है। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी की हम वैसे टाइप्स हैं, हम 2 उसकी कैटेगरीज़ बनाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हम बनाते हैं? एनर्जी है क्या? एबिलिटी टू डू वर्क है। अब टाइप इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मेन 2 टाइप को डिस्कस करते हैं। तो इसमें और बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है।
फिर ये बात याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है, और जबकि v² v.v ये इसका डॉट प्रोडक्ट है। फिर यहाँ से अगर ये चीज़ हमने देखनी है कि मैस कांस्टेंट है, मैस कांस्टेंट है। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होंगे। याद रखो जिस वैल्यू पे स्केयर हो, जब हम ग्राफ ड्रॉ करें दो वैल्यूज़ के दरमियान, इन दो वैल्यूज़ का स्केयर है, तो स्केयर्ड वैल्यू से हमारा ग्राफ अवे बेंड करता है। अगर मैं v² ऊपर ले लूँ, काइनेटिक एनर्जी नीचे ले लूँ, तो ये ग्राफ इस तरह बेंड करेगा। एक वैल्यू स्केयर है तो स्केयर्ड वैल्यू से हमारा ग्राफ जो है वो अवे बेंड करता है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वो कह रहा है कि इफ़ मास m इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी मास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। मास और एनर्जी इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, v², 2 इधर आ जाएगा, v² इज़ इक्वल टू 2, v इज़ इक्वल टू √2 आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, और ये ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का, ये पैराबोलिक शेप के अंदर है, ये पैराबोला है। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² होती है। फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेनिंग काइनेटिक एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी लॉस जो mgh1 माइनस mgh2, काइनेटिक एनर्जी में गेन 1/2 mv² और 1/2 mv1², और साथ में फ्रिक्शन की बात करेंगे। जनरली ये फार्मूला भी हम लिखते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस fh। फिर स्पीड, एक बॉल है वो फ्री फॉल कर रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, mm से कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी 2gh के इक्वल आएगी। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हमने बात याद रखनी है। ठीक है, ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हमने बात माइंड में रखनी है। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट इक्वेशंस देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और डिफरेंट फॉर्म के अंदर उन इक्वेशंस ने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। अब वो इक्वेशंस क्या हैं? वो इक्वेशंस ये हैं, काइनेटिक एनर्जी का मैं फार्मूला लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, v² को v.v की फॉर्म में लिख सकते हैं। mv जो है वो मोमेंटम p, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 pv के इक्वल आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 pv आ गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², m से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो m² v² ओवर 2m आ जाएगा, तो mv की जगह p² ओवर 2m आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² ओवर 2m, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से p² की वैल्यू निकालें 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, p की वैल्यू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर आ जाएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को भी हम mgh लिखते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक नहीं है, मगर उसका फार्मूला याद रखना है -gmm ओवर r। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी q इंटू डेल्टा v के इक्वल होती है। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर ये फार्मूला हम डिस्कस करके आ चुके हैं। एक MCQ देख लेते हैं, वो ये कह रहा है इस MCQ के अंदर कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल है, उनका सेम मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में और मास में ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² ओवर 2m। p सेम है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्स रिलेशन है। जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा का, इनमें सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का है, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, और सबसे ज़्यादा मास अल्फ़ा पार्टिकल का है। जिसकी मास सबसे कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो इस वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की मास इनमें से कम है गिवन पार्टिकल में से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसके कुछ और रिलेशन हम डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मैंने फार्मूला लिख लिया p² ओवर 2m। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ke1 है, उसका मास m1 है। एक ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ke2 है, उसका मास m2 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिलेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की रेशोज़ उनकी मासेस की रेशोज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है,
तो इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2m इधर आ जाएगा, p स्क्वायर मास के प्रोपोर्शनल होगा। एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p1 है, मास m1 है, तो ये रिलेशन p1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1। एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p2 है, उसका मास m2 है। इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड किया तो ये रिलेशन आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे, ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी k1 है, मोमेंटम p1 है, दूसरे k2 है, मोमेंटम p2 है। इनको डिवाइड करेंगे, अंडर रूट वगैरह लेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। फिर हम ये एक MCQ देखते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 2 बॉडीज़ हैं जिनकी मासेस 4 किलोग्राम और 16 किलोग्राम है, उनका मोमेंटम सेम है, दे हैव सेम मोमेंटम, राइट रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो लिखनी है, एक की मास 4 है, एक की 16 है। अब देखो अगर मोमेंटम सेम है तो ये वाला रिलेशन हमने यूज़ करना है, मोमेंटम सेम वाला, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2/m1। अगर मोमेंटम सेम है, ये रिलेशन हमने यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वाला रिलेशन हमने यूज़ किया, एक की मास 16 है, एक की 4 है, इनका रेशो लेंगे 4/1, आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसकी मास 2 kg है, वेलोसिटी उसकी 4i + 3j है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो ये 5 आंसर आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कह रहा है कि एक बॉडी है, उसकी मास 0.5 है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, उसका मोमेंटम फाइंड करो। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन है, मास भी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। मोमेंटम की यूनिट आपने याद रखने हैं। आगे इसी तरह एक और MCQ हम देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ़ अ मास ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड एंड वेलोसिटी इज़ हाफ। मास को क्या करना है डबल और वेलोसिटी को करना है हाफ। तो m की जगह 2m पुट करूँगा और वेलोसिटी की जगह v/2, इसका स्क्वायर लेंगे, v²/4 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा, बाकी इक्वेशन वही है mv²। तो काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी कब, जब मास को डबल किया, वेलोसिटी को हाफ किया, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से आधी रह जाएगी। फिर इसी तरह अगर हम वर्क और टाइम का ग्राफ देखें, उसका स्लोप जो है वो हमें पावर के बारे में बताता है। फिर इसी तरह कुछ चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। मसलन मैंने ये फार्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू p²/2m। मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मैं p² और m के दरमियान ग्राफ देखता हूँ। देखो p² और m प्रोपोर्शनल है, p² और m जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। p की वैल्यू 1 है, p² की 1 होगी, m की 1 है। p की वैल्यू 2 है, p² की वैल्यू 4 होगी। अगर p² 4 है तो m भी 4 है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ये। इसी तरह p की वैल्यू 3 है, p² की वैल्यू 9 होगी, m भी 9 होगा, क्योंकि p² और m प्रोपोर्शनल है। तो अगर देखो p² 1 है, m भी 1 है, p² 4 है, m भी 4 है, p² 9 है, m भी 9 है। ये मैंने फॉर एग्जांपल बातें की हैं। तो इनमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर p और m में देखेंगे, p1 m1, p2 m4, p3 m9, तो इसका ग्राफ जो है वो कर्व्ड पैराबोलिक फॉर्म के अंदर बनेगा। तो ये कुछ बात आपने माइंड में रखनी है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्राफ हमने जब बनाना है तो ग्राफ के अंदर किन किन चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर कुछ और बातें हम डिस्कस कर लें। ये तो हमने बातें सारी की हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ MCQs भी हमने देखने हैं। MCQs साथ साथ देखते हैं और फिर नेक्स्ट हम बात जो है उसे प्रोसीड करते हैं। MCQs हमारे पास क्या हैं कि मैं वर्क से रिलेटेड एक और MCQs आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास MCQs है कि एक बॉडी है, मास जो है वो बॉडी की 5 किलोग्राम है, फोर्स उस पर 2 न्यूटन एक्ट कर रही है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। देखिए उसी तरह वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और डिस्प्लेसमेंट उसने नहीं दिया हुआ। सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे,
बॉडी मूव कर रही है, 2 न्यूटन फोर्स उस पर एक्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ए की जगह एफ ओवर एम पुट करेंगे, एम भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। टी उसने बताया हुआ 10 सेकंड है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। टी का स्केयर था, 2 दफ़ा 10 लिखा तो डी की वैल्यू 20 निकल आएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, डी की जगह पे वर्क निकल आएगा। मीन्स बाज़ दफ़ा वो वर्क देगा, कैलकुलेट करने का कहेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा, बाकी डाटा दिया होगा। तो इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए आपने कैलकुलेशन करनी है। फिर इसी तरह हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। वो कह रहा है जी वर्क कैलकुलेट करो। ये हमारे पास ग्राफ है, कहाँ से कहाँ, 0 से 3, 0 से 3 तक जब डिस्प्लेसमेंट है वर्क कैलकुलेट करो। तो ये हमारा ग्राफ आता है, एरिया, ये वाला हमारा एरिया आता है, ये रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कर लेंगे। फिर वो कह रहा है 0 to 6 कैलकुलेट करो, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रही है, ये शेप ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो पैरेलल साइड है ये है 0 से 6, इसकी लेंथ है 6 और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 3। तो जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और इन पैरेलल साइड्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ये 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। तो वर्क कैलकुलेट करने का ट्रेपीजियम के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। इससे सॉल्व करेंगे, ये वर्क निकल आएगा। इसी तरह ये और ग्राफ दिए हुए हैं उसी तरह का ट्रेपीजियम टाइप का, ये भी, इस पर भी सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर साइड वाला फार्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो ये क्लोज्ड पाथ है, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है कि जब हम क्लोज पाथ की बात करते हैं, क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। क्लोज पाथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि वर्क जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0। अब देखो इसी तरह का एक ग्राफ हम चैप्टर नंबर यूनिट 11 में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी वर्क के लिए ग्राफ होगा, मगर वहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन जो है वो हम देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। वहाँ भी इसी तरह का ग्राफ हम देखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमारा क्लोज्ड पाथ होगा। वहाँ पे हमारा ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होगा। वहाँ पे क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिकली हमारा ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम है। थर्मोडायनामिक्स में जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे हमारा वर्क का फार्मूला W=P/ΔV होता है। यहाँ पे हमारा जो क्लोज पाथ है उसमें वर्क का फार्मूला FD है। तो FD अगर क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वर्क डन 0 होता है। मगर जब चैप्टर 11 पढ़ेंगे वहाँ पे इसी तरह क्लोज पाथ होगा, वर्क डन 0 नहीं होगा। वहाँ पे हमारा ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होगा। तो ये फ़र्क आपने माइंड के अंदर रखना है। इसकी डिटेल हम यूनिट 11 के अंदर देखेंगे। फिर इस तरह ये फोर्स दी हुई है वेक्टर्स की फॉर्म में, और उसने कहा 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब 2 मीटर वाई के लॉन्ग है तो वाई कंपोनेंट से सिर्फ उसे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स और जेड की ज़रूरत नहीं है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये कुछ MCQs थे वर्क से ही रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक को मज़ीद थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, वो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर कांस्टेंट है और मोमेंटम की रेशो 1/3 है तो मास की रेशो फाइंड करो। ये रिलेशन है हमारे पास। ये हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो हमने रिलेशन कौन सा यूज़ करना है, ये हम ऑलरेडी देख के आए हैं। ये रिलेशन हमने यूज़ करना है। तो उसमें मोमेंटम की रेशो दी हुई है, P1 कितना है, 1 है, P2 3 है, 3 का स्केल लेंगे 9 M1 और M2 की रेशो आ जाएगी। फिर ये ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर इसी तरह अगर हम कहें कि काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पी स्केयर के दरमियान। काइनेटिक एनर्जी और पी स्केयर के दरमियान इस तरह ग्राफ कर्व्ड होता है, और याद रखो स्केयर्ड वैल्यू से ग्राफ अवे बैंड करता है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के स्केयर की बात करें, ये नीचे वेलोसिटी का स्केयर है, स्केयर्ड वैल्यू से ग्राफ अवे बैंड करता है। फिर वेलोसिटी और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो मोमेंटम की फॉर्म में देखें तो पी स्केयर एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें स्प्रिंग के लिए, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर के इज़ कांस्टेंट तो वो एक्स स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ बनाएं, एक साइड पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लें, एक साइड पे एक्स स्केयर लें, स्केयर्ड वैल्यू से हमेशा ग्राफ अवे बैंड करता है। अच्छा जी, फिर ये कुछ साथ मज़ीद MCQs देखते हैं। वो ये कह रहा है कि अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। देखो लाइट और हैवी बॉडी उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है।
कनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम और मास में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो हैवी बॉडी, उसने पूछा कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एक बॉल की 2 किलोग्राम है, उसे ऊपर फेंका गया है। अगर वो 0.2 डिस्टेंस मूव करती है, गोज़ ऑन 2 मीटर हाइट पे जाती है, फाइंड, हमने फोर्स फाइंड करनी है। वर्क का फार्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू वर्क ओवर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे वर्क चुके ऊपर फेंका गया, mgh के इक्वल होगा। मास भी दी हुई है, g भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है। तो इन सब को हमने वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है और आंसर अपना निकाल लेना, जो भी आंसर इनमें से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वो एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल आर इक्वल। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² है। मोमेंटम का p की जगह mv पुट करेंगे, mv और mv कैंसिल हो जाएंगे, v बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो वेलोसिटी 2 निकलेगी। तो उसने पूछा कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी 2 होगी। कब? जब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इक्वल है। आगे वो कह रहा है क्या फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ट्रेन ऑफ मास, एक ट्रेन की मास इतनी दी हुई है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 से 25, पावर कैलकुलेट करो। ये पावर असल में पावर से रिलेटेड है, पावर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, W/T। और वर्क की जगह 1/2 mv² माइनस mvi² वगैरह पुट करते हुए इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। पावर को हमने अभी आगे डिस्कस करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी जितनी भी हमने बातें की हैं, ये सारी वर्क से रिलेटेड हमने बातें की हैं। तो कुछ MCQs मज़ीद वर्क से रिलेटेड जो है ना वो हम देख लेते हैं। वर्क से रिलेटेड मज़ीद हमारे पास एक MCQs है, वो ये कह रहा है एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ क्लॉक। क्लॉक जब मूव करता है ना, कुछ जगह पे उसकी एनर्जी पोटेंशियल होती है, कुछ जगह पे काइनेटिक। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि टोटली काइनेटिक नहीं होती, पोटेंशियल नहीं होती, रिस्टोरिंग एनर्जी नहीं होती, वो उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी के आगे टाइप है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है पेंडुलम में और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये MCQs आपने माइंड के अंदर रखना है। उसके बाद और कुछ MCQs देखते हैं। ये हमारे पास MCQs है कि एक बॉडी है 5 न्यूटन की, फॉल कर रही है इतने डिस्टेंस के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसका वेट 5 न्यूटन है, वो mgh के इक्वल है। h 0.25 है। जब वो फॉल करेगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, तो हम फार्मूला mgh यूज़ करेंगे। mg की वैल्यू 5 है, h की वैल्यू 0.25 है। पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 लगेगा, इसे सॉल्व करेंगे 1.25 आंसर आ जाएगा। तो ये 1.25 ये A हमारा आंसर होगा। इस तरह मज़ीद एक क्वेश्चन देखते हैं। वो ये कह रहा है कि एक ट्रक है, वो 10⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी दी हुई है 10⁵, ये काइनेटिक एनर्जी है। उसकी ब्रेक फेल हो जाती हैं और वो शुगर केन फील्ड में यानी गन्ने के खेत में घुस जाता है और उसे रेस्ट में आता है 50 मीटर फासला तय करने के बाद, गन्ने के खेत में गन्नों से टकराने के बाद। व्हाट इज़ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द शुगर केन फील्ड। शुगर केन फील्ड जो उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगाती है वो कितनी है। देखो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वो रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी 0, फासला कितना तय करता है 50, फोर्स हमने बतानी है। वर्क का फार्मूला FD, वर्क इज़ इक्वल टू, अब वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसे लिखेंगे। F हमने बताना है, डिस्प्लेसमेंट को इधर ला के डिवाइड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसने दी हुई है 10⁵ है, D की वैल्यू 50 है, इसे सॉल्व करेंगे 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वो आगे कह रहा है एक गर्ल है जिसने एक बकेट को उठाया हुआ है सर पे, फ्रॉम वाटर रिजर्वायर सिचुएटेड नियर हर हाउस, वर्क डन बाय हर। एक गर्ल ने बकेट को कैरी किया हुआ और अपने घर के नज़दीक वो चल रही है। देखो बकेट उसने उठाया हुआ है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, वो चल रही है, डिस्प्लेसमेंट ये एंगल 90 बनेगा, तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो 0 होगी इस केस के अंदर। मज़ीद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास 1 ग्राम है, उसे घुमा रहे हैं हॉरिजेंटल सर्कल में, उसका रेडियस 0.5 है, इतनी स्पीड से घुमा रहे हैं। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट मूविंग इन 1 रेवोल्यूशन। सर्कल में जब भी चीज़ मूव करती है ना, याद रखो हमेशा वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 होता है। तो वर्क डन सर्कल के केस के अंदर उसका आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि एक बुलेट है, वो एक वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट करती है, यानी एक गोली है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में पेनिट्रेट करती है, गोली इस ब्लॉक में जाके लगती है, उसकी वेलोसिटी हाफ रह जाती है। वो कह रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट और काइनेटिक एनर्जी व्हेन बुलेट लीव करती है तो उसमें रेशो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की रेशो बतानी है। पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv²। जब वो बुलेट ब्लॉक में से टकराती है उसकी वेलोसिटी कम होती है,
वेलोसिटी पहले के मुकाबले में हाफ़ हो जाती है। तो v की जगह v डैश की जगह v/2 पुट करूँगा, v²/4 आएगा। 1/4 मैं अलहदा कर लूँगा, अंदर 1/2 mv² रह जाएगा। 1/2 mv² उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। हमने रेशो बतानी है उसकी पहली काइनेटिक एनर्जी में और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी में। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी को इधर ला के मैं इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कर दूँगा डिवाइड। ये 1/4 है, ये उस साइड पे जाके 4/1 हो जाएगा। तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और जब वो ब्लॉक से टकराई उस काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हमारे पास आएगा 4:1। 4:1 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। फिर बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन दे देता है और वर्क वगैरह के बारे में कुछ बातें जो है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज पूछ लेता है कि परसेंटेज की फॉर्म में आप बताओ। तो उसके लिए ना ये एक रिलेशन मैंने लिखा हुआ है, ये एक शॉर्टकट फार्मूला आपने याद रखना है। मसलन वो ये कह रहा है कि अगर मोमेंटम जो है एक बॉडी का इंक्रीज़ करते हैं 20%, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज़ बताओ। उसके लिए आपने फार्मूला जो याद रखना है वो ये है कि परसेंटेज इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी हमने बताना है। उसका फार्मूला ये आपने याद रखना है 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज़ इन मोमेंटम। परसेंटेज इंक्रीज़ इन मोमेंटम उसने दिया हुआ कितना 20% है, तो यहाँ पे मोमेंटम की जगह 20% पुट कर देंगे। अब 20% हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब असल में यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये n² जो है ये हमने कैसे लेना है। n² की जो वैल्यू है वो हमने कैसे लेनी है। 20% जो है वो आता है 0% को ख़त्म करें ना 20% को तो आता है 20/100, तो वो आंसर आता है 0.2। तो इस 2 को आपने माइंड में रखना है। जितनी भी परसेंटेज दी होगी उसमें 20 है तो 2 उसकी वैल्यू को कंसीडर करना है। n की जगह वो वैल्यू 2 पुट कर देंगे। n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 20% मल्टीप्लाई बाय 2 40% और उसमें 4 ऐड करेंगे 44% इंक्रीज़ आएगा काइनेटिक एनर्जी में। मसलन मैं अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। वो कहता है कि परसेंटेज इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो अगर मोमेंटम में 40% चेंज आ रहा है। 40% के लिए फार्मूला वही 2 × परसेंटेज इंक्रीज़ 40% आ रहा है। अब 40 का हमने 4 यूज़ करना है, जिस तरह 20 का 2 यूज़ किया था n की जगह पे। अब हमने 4 पुट करना है। 4 का स्क्वायर पुट करेंगे 16, 40 2 बार 80, 80 में 16 जमा करेंगे 96% आ जाएगा। फिर डिक्रीज़ अगर वो पूछें तो यही फार्मूला यूज़ करना है, मगर n जो है n की वैल्यू उसमें से माइनस कर देनी है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ के बारे में एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट फार्मूला है। ये फार्मूला आपने माइंड के अंदर रखना है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा। अल्लाह हाफ़िज़।